पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। चीन के विदेश मंत्री 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन उन्होंने भारत के एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर बात हुई, जिसमें एलएसी विवाद भी रहा। अजीत डोभाल ने यह कहा कि पिछले 9 महीनों से सीमा पर शांति है। चीन के विदेश मंत्री ने भी ये बताया कि दोनों देशों में रिश्ते अच्छे हुए हैं। इसके कूटनीतिक मायने हम आपको समझाएंगे। नोबेल शांति पुरस्कार की रेस में दौड़ रहे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को एक और बड़ा झटका लगा है। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ शांति वार्ता का रिजल्ट एक बार फिर 0 आया है। जब व्हाइट हाउस में शांति पर बात हो रही थी, रूस के बॉम्बर यूक्रेन में बम वर्षा कर रहे थे। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को ये बताएंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब आगे क्या होने वाला है। चुनावी राज्य बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जारी है। आज नवादा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ दिखे। दोनों नेताओं ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए। बिहार में चल रही इस वोट पॉलिटिक्स का भी विश्लेषण करेंगे। उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए और विपक्ष के बीच सियासी मुकाबला जारी है। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया था। आज विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी जानकारी दी। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होगी। सत्ता के न्यूज मित्रों को जरूरी अपडेट भी दे दें। केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़े एक महत्वपूर्ण बिल को मंजूरी दी है। इस गेमिंग बिल के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी को दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। इस बिल के आने के बाद ऑनलाइन सट्टेबाजी या गलत तरीके से गेमिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश जारी है। मुंबई में बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, घर, दुकानें, सड़कें सब पानी पानी है। T20 एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे, जबकि शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। 9 सितंबर से T20 एशिया कप शुरू होगा। टीम इंडिया का पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई से होगा। सत्ता की शुरुआत लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं, जिसने पूरे मुंबई को पानी में डुबो दिया है। सोमवार रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से शहर की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। सड़कों से लेकर एयरपोर्ट और लोकल ट्रेन सेवाएं, जिन्हें मुंबई की जीवन रेखा कहा जाता है, वो भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको ये लगेगा कि ये मुंबई नहीं, मुंबई है। मतलब सब कुछ पानी में बह चुका है। गाड़ियां पानी में डूबी हैं। सड़कें तो आपको नजर आएंगी ही नहीं, क्योंकि वो पानी में डूब चुकी हैं। घर, दुकानें, दफ्तर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जहां भी आप जाएंगे सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। तैरती गाड़ियां नजर आएंगी, पानी में चलते लोग नजर आएंगे। पिछले कुछ घंटों से माया नगरी के हालात ऐसे हैं। पिछले 2 दिनों में बारिश के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है। अगले 48 घंटे मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में रेड अलर्ट है। बीते 2 दिन में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 8 नांदेड़ में से थे। सरकार का दावा है कि सेना और राहत में लगे कर्मचारी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। करीब 500 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। मुंबई में करीब 300 mm बारिश हुई है। मीठी नदी का जलस्तर घट रहा है, हालांकि अभी भी कई इलाकों में अलर्ट है। शहर में आज भी स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिस बंद रहे। 250 से ज्यादा फ्लाइट देरी से उड़ रही हैं। लोकल की मेन लाइन पर पानी भर जाने से लोकल ट्रेनें जहां की तहां खड़ी हुई हैं। इस कारण सैकड़ों यात्री मजबूरी में पटरियों पर चलते हुए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाते हुए नजर आए। भारी बारिश के चलते कई ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा है। साथ ही कई ट्रेनें देरी से भी चल रही हैं। इसके अलावा कुर्ला, सायन, माटुंगा, किंग सर्कल, ठाणे जैसे निचले इलाकों में जल भराव से मार्ग बंद हो गए हैं। अंधेरी सबवे भी पानी भर जाने की वजह से बंद है। कई अंडर ब्रिज में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोकल ट्रेन सर्विस भी इसकी वजह से प्रभावित है। हार्बर लाइन का ट्रैक पानी में डूबा हुआ है। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग रेलवे ट्रैक पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश को देखते हुए अगले 3 घंटे के लिए एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी है। हवा की रफ्तार और तेज रहने की संभावना है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी।
लगातार जारी बरसात के कारण अंधेरी सबवे में मोगरे नाले का जो पानी है वो आने की वजह से अंधेरी सबवे बंद किया। पहले मैं आपको मोगरे नाले का पानी दिखाता हूं। ये देखिए मोगरा नाला, ये लबालब भरा हुआ है। यहाँ पर ये अंधेरी सबवे में एक मार्क लगाया हुआ है, रेड लाइन से पानी ऊपर जाने पर कोई वाहन पार ना करे, यानी ये रेड लाइन है, यानी कि 2 फुट के ऊपर अगर पानी जाता है तो ये अंधेरी सबवे बंद कर दिया जाता है। और अभी फिलहाल अंधेरी सबवे बंद है। ये मैं कैमरामैन सुभाषीष को कहूंगा कि ये साथ में चले। और ये देखिए अभी यहाँ पर पानी कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर बबल्स निकल रहे हैं, यानी कि जो ड्रेनेज का पानी है वो यहाँ पर साफ तौर पर निकल रहा है। ट्रेनों की बात करें तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि लगातार हो रही बारिश के कारण जो है ट्रैक्स पर जो है वो पानी भर गया है और इक्की दुक्की ट्रेन जो है वो आपको देखने को मिल रही है। लेकिन निश्चित रूप से अभी जिस प्रकार का माहौल है, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि ये है मुंबई का वडाला स्टेशन। यात्री जो है वो ट्रैक्स पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके विपरीत एक और तस्वीरें मैं दिखाऊंगा कि कैसे सड़क जो है वो जलमग्न हो गया है। मुंबई का वडाला ये इलाका है और सड़क जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के गिरा देसाई में, जहां पर आप देखिए कि कितनी पानी जो है का वो घुटनों तक लगा है और ये तमाम गाड़ियां जो है इस वक्त फंसी पड़ी हुई हैं और ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये निकल नहीं पा रही हैं। ये यहाँ से लेकर के पड़ते में हिंदू से लेकर के घंटी क्लब के पूरे गेट पर पूरा पानी भरा हुआ है। पानी उतर ही हर साल लगता है यहाँ पे। ये हर साल का यही है, यहाँ पे हर साल थोड़ी बरसात दबा के हो जाती तो पूरा रोड है ना ब्लॉक हो जाता, पूरा पानी हो जाता है यहाँ पे। जो है 2 दिन से पानी लगा है। हाँ, तो बराबर पानी जो है घट नहीं रहा और बढ़ रहा है। कितने लोग रहते होंगे बिल्डिंग, कैसे लोग आ रहे जा रहे? बिल्डिंग में 84 फ्लैट है। हाँ, और सब कैद हो गए, एकदम निकल नहीं पा रहा है, नीचे नहीं आ पा रहे हैं। हाँ। ये देखिए तस्वीरों में किस तरीके से अब जो पानी है वो दुकान के अंदर जो है वो पहुंचना शुरू हो चुका है। तो तस्वीरें बता रही हैं कि मुंबई एक बार फिर डूब रही है और जिम्मेदार है वो सरकारी तैयारी जिस पर हर साल हजारों करोड़ रुपए बहाए जाते हैं। अगर बीएमसी के बजट की बात करें तो ये 74,427 करोड़ का था। इसमें से अकेले 43,162 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर और 16,321 करोड़ मॉनसून और मौसम की तैयारियों पर खर्च किए जा रहे हैं। यानी लगभग 38% बजट सिर्फ बारिश से निपटने के नाम पर है। अगर आंकड़ों को आप समझें तो बरसात से बचाव के लिए तय किए गए 1,200 करोड़, नाले की सफाई के लिए 260 करोड़, फ्लड मिटिगेशन और पंपिंग स्टेशन पर 600 करोड़ से ज्यादा, ड्रेनेज नेटवर्क अपग्रेडेशन के लिए 850 करोड़, आपदा प्रबंधन पर 180 करोड़, सड़कों और पुलों की मरम्मत पर 1500 करोड़ और आपातकालीन स्थिति के लिए 700 करोड़। इतनी भारी भरकम रकम खर्च करने के बाद सवाल यह है कि मुंबई को आखिर मिला क्या? मिला तैरता हुआ रनवे, डूबी हुई सड़कें, ठहर चुकी लोकल ट्रेनें और गायब हो चुके नाले। जो रकम नालों की सफाई के नाम पर निकली वो नाले तक पहुंची, ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा है। और जो करोड़ों रुपए ड्रेनेज अपग्रेडेशन पर खर्च हुए वो भी कहीं पानी में ही बह गए। दरअसल मुंबई के लिए बीएमसी की फ्लड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बहुत आसान है। पैसे बहाओ और शहर को भी बहने दो। ये आंकड़े सिर्फ कागज पर खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में मुंबई हर साल बरसात के साथ बर्बादी का इंतजार करती है। सवाल ये नहीं है कि पैसा कहां खर्च हुआ, असली सवाल ये है कि मुंबई वासियों को आखिर बदले में मिला क्या। तो जवाब होगा बारिश में बहता हुआ शहर और सिस्टम की डूब चुकी जवाबदेही। इंतजाम ना होने की वजह से हर बार लोग सिस्टम को कोसते हैं, लेकिन जैसे ही ये मुश्किल वक्त गुजरता है सब कुछ भूल जाते हैं और अगले वर्ष फिर यही कुचक्र शुरू होता है। हर बार मुंबई की बारिश में सरकारी दावे डूब ही जाते हैं, पूरी व्यवस्था बह जाती है और वादों के बुलबुले फूट जाते हैं। वैसे मुंबई का नाम सुनते ही लोगों के मन में जो तस्वीर बनती है वो दौड़ते भागते शहर की है, जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जहां बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं। इस शहर को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ऐसे में सवाल ये जरूर है कि जो शहर देश की कुल जीडीपी में 6% का योगदान देता है वो कुछ ही घंटों की बारिश में क्यों डूब जाता है। मुंबई जिसकी कुल औद्योगिक उत्पादन में 25% हिस्सेदारी है, वो शहर हर मॉनसून में बाढ़ के खतरे से क्यों डरा रहता है।
देश के कुल आयकर में 30% हिस्सेदारी वाले मुंबई में आखिर आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं है? जिस शहर में देश का 70% आर्थिक लेन देन होता है, वो मुंबई शहर वार्षिक डुबकी संकट से क्यों जूझता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हाल उस मुंबई का है जहां आज भारत की सबसे अमीर नगर पालिका है और इसका नाम है बीएमसी। बीएमसी का जितना सालाना बजट है उतना तो दुनिया के कई छोटे देशों का बजट भी नहीं है। बीएमसी का सालाना बजट 74,000 करोड़ रुपए है, लेकिन ये भारी भरकम बजट भी मुंबई को बारिश वाली आफत से कोई राहत नहीं दिला पा रहा है। जिस मुंबई शहर को आज सपनों और सितारों का शहर कहा जाता है, उस आधुनिक मुंबई शहर के ड्रेनेज सिस्टम का बड़ा हिस्सा आज भी करीब 150 वर्ष पुराना है। मुंबई में आज भी अंग्रेजों के जमाने का ड्रेनेज सिस्टम चला आ रहा है। यानी आज की तारीख में मुंबई शहर 150 साल से ज्यादा पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर टिका हुआ है। मुंबई में जल निकासी का यह सिस्टम 1860 में बनाया गया था और सोचिए, उस वक्त मुंबई की आबादी आज की तुलना में सिर्फ 10% थी। उस वक्त बने ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश झेलने की थी। यानी 1 घंटे में 25 mm की बारिश को ही ड्रेनेज सिस्टम संभाल सकता है। अगर इससे ज्यादा बारिश हुई तो ड्रेनेज सिस्टम संभाल नहीं पाएगा और पानी भरना शुरू हो जाएगा। आज हुई बारिश ने ये एक बार फिर से साबित कर दिया है। डूबती मुंबई के बाद अब आप पानी पानी हो चुकी देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें भी देखिए। दिल्ली एक बार फिर बाढ़ की चपेट में है। यमुनानगर जैसे निचले इलाकों में जलभराव है, रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे का निशान 205 मीटर को भी पार कर चुका है। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची। किस तरह से दिल्ली की सीएम लोगों के बीच यहाँ पर आई हैं और वो तस्वीर आप देखिए कि पानी घुटने तक, जिस पानी में मैं खड़ी हूँ उस पानी में दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। वो तस्वीर देखिए आप, मैं आपको कोशिश कर रही हूँ, हालांकि यहाँ पर सभी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से बातचीत, अपनी परेशानियां भी उनको बता रहे हैं। वो आप साफ साफ देख सकते हैं, लोग परेशानियां बता रहे हैं और देखिए उनकी आंखें जो उनसे बात कर रहे हैं नम है और मुख्यमंत्री लोगों के बीच पहुंची हैं। साफ की परेशानियां जानने के लिए पहुंची। यहाँ पर लोगों से परेशानी के बाद वो यहाँ पर लोगों से बातचीत भी किया उन्होंने और जाना कि किस तरह का नुकसान जो है वो लोगों को उनके घरों में अभी तक हुआ है। तो ये परेशानियां जानने के लिए ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे और ये देखिए तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री लोगों से मिल रही हैं, लोग परेशानियां बता रहे हैं और यमुना का जो जल स्तर है वो इस वक्त खतरे के निशान के जो है वो मैं बता दूं पार कर चुका है। तो वो तस्वीरें देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री लोगों से मिलते हुए, वो तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। और सत्ता में अब बात उस शांति वार्ता की जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। व्हाइट हाउस में 8 यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी में ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये व्हाइट हाउस में सबसे बड़ी मुलाकात थी। इसमें कल क्या कुछ हुआ, ट्रंप और जेलेंस्की में सूट बूट वाला संवाद क्या है, व्हाइट हाउस में यूक्रेन के नक्शे पर कैसी बहस हुई, ट्रंप ने बैठक में अचानक से पुतिन को फोन क्यों मिला दिया, इसकी पूरी कुंजी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस शांति वार्ता के बीच भी बारूदी वर्षा कैसे होती रही। जब ये वार्ता हो रही थी, रूस ने यूक्रेन पर फैब 3000 बॉम्ब से विध्वंसक हमला कर दिया। पूरे डोनेस्क इलाके में भारी तबाही मचा दी। यूक्रेनी नेशनल गार्ड की 15वीं ऑपरेशनल ब्रिगेड को तहस नहस कर दिया। पोल्टावा शहर में पहली बार 30 से ज्यादा धमाके सुनाई दिए। यूक्रेन पर यह अटैक तब है जब युद्ध में शांति की बातें हर पक्ष कर रहा है। लेकिन इन महामुलाकातों का कोई भी असर वॉर जोन में देखने को नहीं मिल रहा है। युद्ध में आज भी विनाश ही हो रहा है। एक तरफ वार्ता थी तो दूसरी तरफ रूस के Tu-95 बॉम्बर से यूक्रेन पर हमला किया जा रहा था। यूक्रेन पर मिसाइलों की बारूदी बारिश हो रही थी, जिसमें इस्कंदर जैसी घातक मिसाइलें भी शामिल हैं। रूसी गैरोन 2 ड्रोन से भी हमला हुआ। 70 से ज्यादा ड्रोन ने यूक्रेन में तबाही मचाई, जिसका सबसे ज्यादा असर पोल्टावा पर हुआ, जहां यूक्रेन के तेल और गैस भंडार को निशाना बनाया गया।
इस तबाही के बीच खुद को मिस्टर सीज फायर कहलवाने के इच्छुक ट्रंप बड़ी उम्मीदों और तैयारियों के साथ ज़ेलेंस्की से मिले। यूरोपीय नेताओं को भी व्हाइट हाउस बुलाया। ऐसा लगा ट्रंप कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में है। पुतिन से मुलाकात के 3 दिन बाद ही उन्होंने ज़ेलेंस्की को डील के लिए राजी करने की कोशिश की, लेकिन बात बन नहीं पाई। इसके पीछे की वजह ट्रंप के 2 टारगेट हैं। पहला टारगेट नोबेल पुरस्कार है, जिसके लिए वो कभी पुतिन के साथ कभी ज़ेलेंस्की के साथ हंसते मुस्कुराते फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अरबों की हथियार डील भी चाहते हैं। खबर यह है कि ट्रंप ने अपने यूरोपीय सहयोगियों से ये साफ साफ कह दिया है कि अगर सुरक्षा चाहिए तो हमसे हथियार खरीदो। ट्रंप ने $100 बिलियन यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए के अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए यूरोप को कहा है। सीज फायर के बदले यूक्रेन और यूरोप को सुरक्षा गारंटी देने के मुद्दे पर एक लंबी चर्चा होती रही, लेकिन ना तो सीज फायर पर कुछ फाइनल हुआ, ना सुरक्षा गारंटी देने पर सहमति ही बन सकी। बस इतना तय हुआ कि अब रूस यूक्रेन सीधे बातचीत करेंगे। ज़ेलेंस्की और पुतिन की जल्द ही मुलाकात कराई जाएगी, जिसके बाद सब तय होगा। ट्रंप के सीज फायर सपने की राह में लेकिन सबसे बड़ी बाधा पुतिन के तेवर हैं। हालांकि ट्रंप के लिए अच्छी बात यह रही है कि इस बार ज़ेलेंस्की के तेवर बदले हुए थे। उनके तेवर ही नहीं बल्कि उनका ड्रेस भी बदल गया था। अक्सर ज़ेलेंस्की विदेशी दौरों पर अपनी आर्मी वाली टी-शर्ट पहनकर जाते हैं। पिछली बार 28 फरवरी को जब ट्रंप से वो मिलने व्हाइट हाउस गए थे, तब भी टी-शर्ट पहनकर गए थे, जिसको लेकर उनसे एक अमेरिकी पत्रकार ने सवाल भी पूछे थे। लेकिन इस बार वो सूट पहनकर आए। जब ज़ेलेंस्की ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो उनके सूट पर एक बार फिर संवाद हुआ। उसी अमेरिकी पत्रकार ने ज़ेलेंस्की के सूट की तारीफ की। ज़ेलेंस्की ने इसका कटाक्ष वाला जवाब भी दिया। पिछली बार व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की ट्रंप से उलझ गए थे, उनसे बहुत बहस करने लगे थे, लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की बार बार ट्रंप को थैंक यू कहते हुए दिखे। बताया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की को इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग मिली थी। ब्रिटिश पीएम स्टामर ने ज़ेलेंस्की को यह बताया था कि ट्रंप से किस लहजे में बात करनी है। शायद इसी ट्रेनिंग का असर था कि ज़ेलेंस्की ने 1 मिनट में ट्रंप को 7 बार शुक्रिया कहा। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 से भी ज्यादा बार ट्रंप का आभार जताया। ज़ेलेंस्की भी समझ गए हैं कि ट्रंप को अपनी तारीफ सुनना कितना पसंद है। You look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah, looks good on I you. said the one that attacked you last time. See, now he's I remember that. I apologize to you. You look wonderful. No, my first question for you, President Zelensky. In the same suit. You see, I changed you. Maybe yours is much better. सीज फायर कब होगा, किन शर्तों पर होगा, ये सब पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद पता चलेगा। वैसे पश्चिमी मीडिया का दावा यह है कि सीज फायर की इस बातचीत में पुतिन बढ़त बनाए हुए हैं। ट्रंप पुतिन की बातों को ज्यादा मान दे रहे हैं। इसकी सबूत इस बात से भी मिला कि बातचीत के दौरान ट्रंप बीच में पुतिन से फोन पर बात करने के लिए गए। 40 मिनट की बातचीत में ट्रंप ने पुतिन को मीटिंग की पूरी जानकारी दी। ट्रंप ने कहा कि वो लॉन्ग टर्म सीज फायर चाहते हैं। साथ ही ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन से सीधे बातचीत करवाने के लिए भी कहा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर एक त्रिपक्षीय बातचीत भी होगी, जिसमें पुतिन, ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप भी रहेंगे। तब तक बातचीत की जिम्मेदारी ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को दी है। सीज फायर की पूरी डील जमीन की अदला बदली पर टिकी हुई है। पुतिन चाहते हैं कि उन्हें पूरा डोनबास मिले, जिस पर ज़ेलेंस्की राजी नहीं है। हालांकि ट्रंप इसके भी लिए ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक के दौरान भी ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को एक मैप दिखाया, जिसमें यूक्रेन के उन इलाकों को दिखाया था जिन पर रूस का कब्जा है। ज़ेलेंस्की ने इस नक्शे पर आपत्ति जताई, कहा यह गलत है, रूस का इतना कब्जा नहीं है, रूस के कब्जाए इलाके की मुझे ज्यादा जानकारी है। बातचीत के दौरान उन्होंने मजाक में कहा कि मैं सोच रहा हूं इसे वापस कैसे लिया जाए। ट्रंप ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, हम आपको एक नक्शा दे देंगे। हालांकि ट्रंप भी जानते हैं ये काम बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि जमीन की अदला बदली पर ना पुतिन झुकेंगे और ना ज़ेलेंस्की। I'm sure your message to the people of Ukraine as world leaders gather here today. Well, I know Ukrainian people. I've known many over the years. They're great people. They're smart. They're energetic. They love their country. I mean, they love their country, and we want to get this war ended. That's all I can do. I love the Ukrainian people, but I love all people. I love the Russian people. I love them all.
I want to get the war stopped. Very important. Yes, I will be very brief. I really want to thank you. And Let's work on that and let's try to... I hope that we will find decisions, and then what is very important, that all the sensitive things, territorial, etc., we will discuss on the level of leaders during trilateral meeting, and President Trump will try to organize such meeting, and he said that he will come or not come. Ukraine will be happy if you will both want me there, I will be there. Yeah. They need to support an end to the war. You look wonderful. No, my first question. And to be honest, we all would like to see a ceasefire, the latest from the next meeting on. I can't imagine that the next meeting would take place without a ceasefire. So let's work on that and let's try to put pressure on Russia. सत्ता में अब राजनीतिक कुंजी, जिसमें चुनावी एक्शन की मात्रा काफी ज्यादा है। पहला बड़ा एक्शन बिहार में है, जहां बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें सत्ता पक्ष पर काफी नुकीले हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इस यात्रा पर तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव सवाल उठा रहे हैं। दूसरा बड़ा एक्शन दिल्ली में हुआ, जहां एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के जवाब में इंडिया गठबंधन ने रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं होने वाला है। इन दोनों खबरों पर हम एक विस्तृत कुंजी देखेंगे, लेकिन पहले बात होगी बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की, जिसमें भीड़ है, भाषण है और भविष्य की रणनीति भी है। राहुल गांधी बिहार में 15 दिनों की वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। आज उस यात्रा का तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों की तरह आज भी राहुल गांधी की इस यात्रा में तेजस्वी यादव शामिल रहे। दोनों नेताओं ने आज भी चुनाव आयोग और बीजेपी पर खूब हमले किए। राहुल गांधी ने यह कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, हम ये नहीं करने देंगे। तेजस्वी यादव का कहना था कि चुनाव आयोग और बीजेपी ये सोच रही है कि बिहार के लोगों को चूना लगा देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी आज एक ऐसे व्यक्ति को भी सामने लेकर आए जिसने ये दावा किया कि लोकसभा में उसने वोट डाला था, लेकिन विधानसभा में उसका नाम काट दिया गया। एक बार वोट अधिकार यात्रा पर आधारित ये रील देखिए, फिर आपको ये बताते हैं कि किसने कहा कि राहुल तेजस्वी की यात्रा फ्लॉप होने वाली है। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। SIR ये आपके आंखों के सामने, देश के आंखों के सामने अब नए तरीके से चोरी कर रहे हैं। हम इन्हें चोरी नहीं करने देंगे। वोट चोर, वोट चोर। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। ये चुनाव आयोग के लोग समझते हैं, भाजपा के लोग, कि बिहार के लोगों को चूना लगा देंगे। हम लोग बिहारी हैं, बिहारी। एक बिहारी सब पर भारी। हमारे चाचा नीतीश जी अचेत अवस्था में है, अब इनसे बिहार संभाल नहीं रहा है। अब बिहार को तेज रफ्तार के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ना है, विकास करना है। संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भले ही ये दावा करें कि वो नीतीश सरकार को बिहार की सत्ता वाली पिच पर आउट कर देंगे, लेकिन तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव को ऐसा नहीं लगता है।
तेज प्रताप ये कह रहे हैं कि राहुल तेजस्वी की यात्रा से कुछ नहीं होगा। अगर वास्तव में जनता के बीच जाना है तो शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। हालांकि तेज प्रताप का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने अपने भाई पर कटाक्ष किया और सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को तार-तार करने के लिए निकले हैं। जिस प्रकार से एक पत्रकार भाई को जयचंद द्वारा मारा पीटा और अपशब्द कहे गए, ये बेहद ही गलत और शर्मनाक है। इसकी कड़ी आलोचना करना चाहता हूँ। तेज प्रताप यादव ने इस घटना पर 19 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तेज प्रताप धीरे धीरे तेजस्वी पर राजनीतिक हमले तेज कर रहे हैं। वैसे कांग्रेस कह रही है कि राहुल की यात्रा सही है और चुनाव आयोग सवालों के जवाब दे। राहुल गांधी तेजस्वी जी लोग यात्रा लगा रहे हैं, अपना मुद्दा को रख रहे हैं, लेकिन ये सब मुद्दा से कुछ होना जाना है नहीं। मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, ये सब मुद्दाएं होनी चाहिए। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते। इतने सारे लोग इकट्ठे एक एड्रेस में कैसे हैं? ये सब चीज़ें जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, उनका जवाब दें। जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले तो नेहरू जी की बात करेंगे, इंदिरा जी की बात करेंगे। चाहते क्या है कि जो घुसपैठी हैं उनको वोटर बनाया जाए, जो रोहिंग्या हैं उनको वोटर बनाया जाए। मोटी बात यह है, अगर राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? पैसा चोरी करके अगर गद्दी पे बैठेंगे तो वो कोई डेमोक्रेसी के लिए हितकारी नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा का कोई रिस्पांस बिहार में नहीं मिल रहा है। पहली ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसके खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको ये मानना चाहिए कि उनको इस तरह मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। ये दोनों की गठजोड़ी, चोर चोर मौसेरा भाई, यात्रा की बात है। राहुल गांधी सियासत और सत्ता की बात कहाँ करते हैं? कहाँ कुर्सी की और पीएम की बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई मैं बिहारी के अधिकार को नहीं कटेल होने दूंगा। जांच करा के जिन लोगों ने ये सब घपला घोटाला किया उन पर कार्रवाई कीजिए। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अगर इस जिद पे रहेगा तो न्याय तो होगा समय के साथ। बिहार के चुनाव से अब दिल्ली चलते हैं, जहां उपराष्ट्रपति के चुनाव में सर्वसम्मति वाला चैप्टर आज बंद हो गया। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के जवाब में विपक्ष ने रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। 89 वर्ष के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। 2007 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। इस चुनाव में एक खास बात यह है कि उपराष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी तेलंगाना से हैं, जबकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं। वैसे एनडीए उम्मीदवार पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति हैं। उन्हें सदन में काम करने का अनुभव है, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पूरी तरह से गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं और कानून के जानकार हैं। वैसे इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम के ऐलान से पहले आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का औपचारिक परिचय कराया गया और प्रधानमंत्री ने उन्हें सम्मानित भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सीपी राधाकृष्णन ओबीसी समाज से आते हैं, जमीनी और सहज नेता हैं। पीएम ने यह भी कहा कि राधाकृष्णन राजनीति में खेल नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से अपील की कि वो एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करें ताकि उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो, लेकिन विपक्ष ने इसके थोड़ी देर बाद ही अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। यानी अब सर्वसम्मति से चुनाव संभव नहीं है। विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, इसलिए उसे बचाने के लिए विपक्ष ने एकजुट होकर अपना उम्मीदवार दिया है। The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है उनको पूरे पार्टी मिलकर के, सब पार्टी के दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से
समर्थन करें। जस्टिस रेड्डी एक योग्य कानूनविद एंड मुझे ऐसा लगता है कि सबसे सुटेबल कैंडिडेट कोई हो सकता था तो जस्टिस रेड्डी। अभी तक तो हम समझ नहीं पाए कि ये इलेक्शन हमारे ऊपर ठोसा क्यों गया। इतनी जल्दी अचानक वो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब छोड़ के गए, और गए कहाँ? जिस दिन से छोड़ा उस दिन से नज़र नहीं आए। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार जो है वो जीत जाना चाहिए। सीपी राधाकृष्णन जी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर भी हैं। मैं समझता हूँ कि एक अच्छे व्यक्ति, और खास करके इतने बड़े भारत विशाल देश में तमिलनाडु जैसे राज्य को भी आज प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। विपक्षी दलों के प्रत्याशी के रूप में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया है, पार्टी ने फैसला किया है कि हम लोग पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो हैं बी सुदर्शन रेड्डी जी, उनका सपोर्ट करेंगे। आदर्श स्थिति यही होगी कि सभी लोग मिल करके, विपक्ष भी निर्विरोध तरीके से जो है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करे। ऐसा व्यक्ति जिसकी पृष्ठभूमि आरएसएस की है, जो आरएसएस का कार्यकर्ता रहा है, इंडिया गठबंधन किसी भी कीमत पर उस उम्मीदवार को अपना समर्थन नहीं देता। और सत्ता में अब बात करते हैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे की। आज दौरे के दूसरे दिन थोड़ी देर पहले चीन के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ये तस्वीर मुलाकात से पहले की है, जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी पीएम मोदी से मिलने के लिए रवाना हुए थे। पीएम मोदी की आगामी चीन यात्रा से पहले ये वार्ता बहुत अहम है। बताया ये जा रहा है कि पीएम मोदी और चीन के विदेश मंत्री के बीच कई मुद्दों पर बात हुई। भारत और चीन में संबंध मजबूत करने पर भी बात हुई। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले आज दोपहर चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिले थे। 24वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता के तहत नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में ये मुलाकात हुई। पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन के बीच जैसे संबंध रहे हैं, इसको देखते हुए इस बातचीत के कई मायने हैं। कूटनीतिक संदेश हैं, दुनिया में बदलते शक्ति समीकरण वाले संकेत भी हैं। एनएसए और चीन के विदेश मंत्री के बीच सीमा विवाद पर बातचीत हुई। व्यापार, उड़ान सेवाओं की बहाली और दूसरे द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि भारत चीन संबंध सुधरे हैं। पिछले 9 महीने से भारत चीन सीमा पर शांति है। पिछले कुछ समय में रिश्तों में सुधार भी हुआ है। चीन के साथ द्विपक्षीय संबंध ज्यादा ठोस हुए हैं। Since then, in the last 9 months, there has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. And we are most grateful to our leaders who, in Kazan, in October last, were able to set a new trend. And we have profited a lot since then. The new environment that has been created has helped us in moving ahead in the various areas that we were working on. I'm very hopeful that, like the last one, this 24th Special Representative level talks would be equally successful. Our Prime Minister will be visiting for the SCO summit shortly, and therefore I think that this SR level talks assume a very special importance.